हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। अभी हम फिर से मिल रहे हैं आपके साथ। मेरा नाम हुआ रुपेश कुमार। अभी हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का टेस्ट 2 का डिस्कशन, जो कि 29 जून को हुआ था। बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक्स से। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस is in correct chronological order that ultimately led to the setting of the WTO। यह क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि WTO का फॉर्मेशन कब हुआ था और कैसे हुआ था। तो मैं आपको बताते चलूं, WTO का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले गैट हुआ था 1948 में। 1948 में, जिसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर सेकंड ऑप्शन में है उरुग्वे राउंड्स, करेक्ट है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1987 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1987 में। फाइनली उसके बाद आता है डंकल ड्राफ्ट, बिल्कुल करेक्ट। उरुग्वे राउंड के बाद डंकल ड्राफ्ट हुआ था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद लास्टली आता है माराकेश ट्रीटी पे, करेक्ट। माराकेश ट्रीटी हुआ था फाइनली लास्ट, जो कि हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। और उसके बाद ही हमारा बन गया था WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए ही है। हमें दूसरा ऑप्शन देखने की कोई जरूरत भी नहीं था। डायरेक्ट दिख रहा था हमें कि गैट, उसका उरुग्वे राउंड, उस पर डंकल ड्राफ्ट, और फाइनली माराकेश ट्रीटी और लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ WTO। आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है ग्रीन इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड। ग्रीन इंडेक्स कौन डेवलप करता है? ठीक है, तो आइए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। क्या लगता है आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये डायरेक्ट सवाल है। इसका आंसर है ए। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब ग्रीन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एक फैक्ट यहां मैं बताते चलूं आपको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से इसका हेडक्वार्टर जो है ना, नैरोबी में है। कहां है? नैरोबी। एक बात बोल दूं यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल जो है ना, बीपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था, कौन से ईयर हुआ था, और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टाइप के सवाल के लिए ये सब फैक्ट जो है अच्छे से लर्न करके ही जाएंगे। ठीक है, आइए आप चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है प्रोग्राम मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन। ये मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम आया था, ये कब स्टार्ट हुआ? ये आपसे जानना चाह रहा है उसका डेट। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो है ना, वो डायरेक्ट आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने स्कीम्स को पढ़ा या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये स्कीम रिलेटेड सवाल है इकोनॉमिक्स के, जो कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप के डेट से रिगार्डिंग मिलता ही मिलता है। आप जब भी PYQ उठाएंगे तो इस टाइप का एक सवाल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर है सितंबर 2014। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका आपको याद ही रखना पड़ेगा। जितने सारे स्कीम्स है उसका डेट, ईयर, कम से कम मिनिमम तो इतना आपको ईयर याद रखना पड़ेगा, तभी उसको आप बता पाएंगे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ठीक है, तो इसका कब हुआ था? तो सितंबर 2014 में। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल आ गया है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है और इससे हर एक साल एक ना एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बता दें। यह सवाल हमेशा आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, RBI का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत हुआ था, और
और इसका एक आरबीआई एक्ट भी है, ठीक है, एक आरबीआई एक्ट भी है जिसके तहत कॉमर्शियल बैंक्स को हम लोग रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स बिल्कुल सही है, ब्रांच एक्सपेंशन बिल्कुल करेक्ट, मर्जर ऑफ बैंक्स करेक्ट, वाइंडिंग ऑफ बैंक्स करेक्ट। कहने का मतलब है इन चारों ऑप्शन में एक भी रॉन्ग नहीं है, एक भी रॉन्ग नहीं है। कहने का मतलब क्या, मैं आपको एक बार हिंदी में बता देता हूं कि संपत्ति की तरलता, संपत्ति की तरलता को बोले मतलब कैश फ्लो इन मार्केट्स, कितना मनी रोटेट कर रहा है मार्केट में, इसी को बोलते हैं हम लोग संपत्ति की तरलता। सेकंड है शाखा का विस्तार, बिल्कुल सही है, ब्रांचेज का जो एक्सपेंशन होता है ना वो भी आरबीआई रेगुलेट करती है। तीसरा है बैंकों का विलय, मर्जर ऑफ बैंक्स, आपको अभी भी पता है कि हमारे बैंकों का मर्जर होता है जो कि आरबीआई ही रेगुलेट करती है। चौथा होगा यहाँ पे बैंकों का समापन, किसी बैंक को अगर खत्म करना है तो उसका भी काम कौन करेगा, तो आरबीआई करेगा। तो इस हिसाब से हमारा चार ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो फाइनल आंसर क्या बनता है हमारा, 1 2 3 4, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, मतलब कि बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर इंगित क्या करती है, ठीक है। चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ब्याज दर विफल होने की संभावना है, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहा है, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक एक आसान मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक एक तंग मुद्रा नीति का पालन कर रहा है। बिल्कुल डी इज करेक्ट, डी जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यह जानना यह चाह रहा कि बैंक रेट जनरली किसको इंडिकेट करता है, बैंक रेट जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बैंक रेट जब भी बढ़ेगा तो याद रखिएगा कि सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो टाइट हो जाती है, मतलब कि बैंक रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अभी 3% है, तो जैसे ही बैंक रेट को बढ़ाना होगा तो वो 4% 5% बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक रेट की वजह से सेंट्रल बैंक का क्या हो जाएगा, टाइट मनी पॉलिसी आ जाएगा, ठीक है। तो आज चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल हम ज्योग्राफी से, ये सवाल कहां से है, तो ज्योग्राफी से। सवाल कहता है द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड, ये डायरेक्ट सवाल है ज्योग्राफी से कि थर्मल इक्वेटर कहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि थर्मल इक्वेटर हमेशा नॉर्थ ऑफ द ज्योग्राफिक इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। जियोग्राफिकल इक्वेटर कहां पे है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है। आइए अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सवाल के तरफ। ये सवाल भी ज्योग्राफी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड, इनमें से कौन सा गलत तरीके से सम्मिलित है, ठीक है, कौन सा गलत तरीके से जोड़ा गया। तो पहले हमारा दिया हुआ स्टेट का नाम, दूसरा दिया हुआ ट्रीज का नाम, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है। तो पहला है छत्तीसगढ़ शाल, बिल्कुल करेक्ट। ये सवाल ज्योग्राफी का वेजिटेशन से है, ठीक है। तो एक वेजिटेशन में ट्रीज फ्रूट्स कहां पाए जाते हैं उसको एक बार देख के जाना पड़ेगा आपको, उसमें टेबल आता है, उस टेबल को लर्न कीजिए और अपने दिमाग में इसको फिट कीजिए। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र मैंगो, बिल्कुल करेक्ट। तमिलनाडु सैंडल, ये रॉन्ग है यहाँ पे, तमिलनाडु में सैंडल नहीं होगा, तमिलनाडु में सैंडल नहीं होगा, मतलब हमारा यही पेयर जो है गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार पीपल, बिल्कुल करेक्ट। बिहार में क्या है, पीपल, हमारा क्या ये करेक्ट है। हाँ, आपको हम बता दें कि फिर ये सैंडल कहाँ मिलता है, तो सैंडल का याद रखेगा आंध्रा, आंध्रा में एक जगह है, मैं बताता हूं आपको। आंध्रा में एक जगह है जिसका नाम है शेषाचलम फॉरेस्ट, क्या नाम है, शेषाचलम फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमारा ये कहां पे होगा सैंडल, तो आंध्रा में, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल भी हमारा किससे है, तो ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेन कॉज विद थंडरस्टॉर्म विद द समर वेदर सीजन, जो कि मिड मार्च से मिड जून तक होता है, कहां पे, तो कर्नाटका में, इसको क्या बोलते हैं। ये सिंपल सा सवाल था,
ये बहुत कठिन सवाल में से नहीं आता, ये क्लाइमेट का सवाल है जो कि बहुत सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हमारा मैंगो शावर। क्या बोलते हैं इसको? मैंगो शावर। जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो हिंदी में देख सकता है। आम वर्षा, क्या बोलते हैं उसको? आम्र वर्षा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है मिनरल्स दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा चैप्टर से सवाल है? तो मिनरल्स है। कौन सा मिनरल्स है? तो ये सारा का सारा हमें क्या दिख रहा है? कहाँ पाया जाता है, मतलब कि ये मिनरल्स अगर माइका है, दूसरा मिनरल्स बॉक्साइट है, तीसरा मिनरल्स क्या है? मैंगनीज है, चौथा मिनरल्स क्या है? लिग्नाइट। ठीक है, तो माइका कहाँ यूज होता है, मतलब इसका यूजेस पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में क्या हमारा पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, दूसरा ऑप्शन है थर्मल पावर, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, चौथा है स्टील एलॉयज। तो बताइए माइका कहाँ होगा? तो याद रखिएगा माइका हमेशा मेरा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। माइका कहाँ यूज होता है? तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला का जाएगा 3। चलिए भैया यहां से मिलाते हैं फिलहाल। पहला का 3 कहाँ? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। दूसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ यूज होता है? तो बॉक्साइट हमारा यूज होता है अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट किसका और है? तो अल्युमिनियम का। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है? अल्युमिनियम इंडस्ट्रीज में। तीसरा हमारा है मैंगनीज। मैंगनीज कहाँ यूज होता है? तो मैंगनीज होता है हमारा स्टील एलॉयज में। कहाँ स्टील होता है? स्टील एलॉयज में। चौथा ऑप्शन हमारा है लिग्नाइट। लिग्नाइट कहाँ यूज होता है? तो इसका याद रखिएगा थर्मल पावर। कहाँ है? तो थर्मल पावर। तो एक बार मिनरल्स और इसके यूजेस को आप एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, फिर उसको याद कर लीजिएगा, उस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। कोरबा फील्ड कहाँ पे है? कोरबा फील्ड एक मिनरल फील्ड है, वो कहाँ मिलता है? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस एक इनकरेक्ट है, करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो चंडीगढ़ नहीं होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होना चाहिए। क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़। और हमारा राइट आंसर भी वही होगा, करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? छत्तीसगढ़। तो याद रखिए कोरबा कोल फील्ड कहां पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, कथा अरेंज 4 वाइल्ड रेफिनरी ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ऑप्शन को एक बार देखते हैं। कोयली, कोच्चि, पानीपत, मथुरा। ठीक है, दूसरा है कोच्चि, कोयली, पानीपत, मथुरा। तीसरा है कोयली, पानीपत, मथुरा, कोच्चि। कोयली, पानीपत, मथुरा, कोच्चि। आंसर सी और डी सेम टाइप हो गया, कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? सी। मैं आपको बता देता हूँ आंसर सी कैसे है। ठीक है, आंसर सी कैसे मैं बताता हूँ। ये कोयली जो है आपका, ये कोयली, ये आपका है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात, जो कि सबसे बेस्ट है। इंडिया का सबसे बेस्ट कौन सा है? तो गुजरात। फिर हम लोग आते हैं पानीपत। पानीपत आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ये कहां पे है? तो हरियाणा में। ठीक है, फिर ये क्या है? मथुरा। मथुरा कहाँ है हमारा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबको पता होगा मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चौथा क्या हमारा? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है हमारा? तो केरला में, जो कि सबसे ईस्टर्न पार्ट हो गया ऑप्शन के हिसाब से। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? कोयली, पानीपत, मथुरा और कोच्चि। कोयली कहाँ है? तो गुजरात में। पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में। मथुरा कहाँ है? तो यूपी में। और कोच्चि कहाँ है? तो केरला में। इस हिसाब से वेस्ट टू ईस्ट का ये जो सीरीज है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। 23rd सवाल जो हमारा है कि व्हाट इज कल्चर इंपॉर्टेंट फॉर। ये कल्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो याद रखिएगा कल्चर जो हमारा हेवी वाटर प्लांट है, क्या है? हेवी वाटर प्लांट। ठीक है, और ये कहां है? तो असम में। कहां है कल्चर? असम में। कहां है? असम में। ठीक है, इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, कल्चर हेवी वाटर प्लांट असम। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया आपका ज्योग्राफी से। ठीक है, सेंसस।
सेंसस का सवाल हर साल हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इसलिए सेंसस 2011 और बिहार का सेंसस उसके कंपैरिजन में दोनों देख के जाना है और अच्छे से याद रहना चाहिए कि हमारा सवाल गलत ना हो, ठीक है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। एज पर सेंसस 2011 इन इंडिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल considered to be the migrants selected a place different from their previous residence? एक अप्रोक्सीमेशन बताना है हमको, ठीक है, एक लगभग अंदाजा, ठीक है। कह रहा है कि मैं एक बार हिंदी में पढ़ता हूँ इस सवाल को ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए आपके लिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोगों को प्रवासी माना जाता है अर्थात उसने अपने पिछले निवास से अलग स्थान चयन किया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में कौन सबसे ज्यादा माइग्रेंट पीपुल हैं, मतलब अपने निवास स्थान को छोड़कर बाहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 35%। याद रखिएगा इसमें कि 35% बिहार और यूपी, कौन सा राज्य, बिहार और यूपी के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, और याद रखना है कि बिहार और यूपी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद कर लिएगा, बिहार, यूपी एंड बिहार, करेक्ट। चलिए चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। ये आ गया नदियों का सवाल, मतलब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रेनेज सिस्टम से सवाल तो आना ही आना है, रिवर सिस्टम को कोई छोड़ नहीं सकता। तो हमें इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ये तीनों को अच्छे से करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम का सारी जानकारी मिल जाएगी सिर्फ एक ही वीडियो में, और सारा का सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे 110%, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो पूछता है भारत का उत्तरी मैदान जल और मिट्टी से बना है, वे किन तीन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं, ठीक है। गंगा महानदी सिंधु, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु महानदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र महानदी गंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है, मतलब नन ऑफ द अबव या मोर देन वन, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारा इंडिया का है उसमें मेनली हम लोग देखते हैं कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, मेन तीन रिवर्स है जो नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कहां हमारा ये आता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बी जो है ये सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का बी। कौन सा, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इन तीन रिवर के वजह से, ठीक है। आइए आप चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर और रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। ये जानना चाह रहा है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा रिवर है जो ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट से और जाके गिरता है ईस्ट में। तो हमेशा याद रखिएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहां से होता है, तो वेस्टर्न घाट से निकलती है और कहां जाके मिलती है, मतलब कहां जाके वो एंड होती है, तो हमारा वे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, ए बी सी, मतलब कि 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 26 का बी जो है करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक चीज मैं यहाँ पे आपको फैक्ट बता देता हूं कि मेनली इंडिया में दो रिवर जो है ना, टू रिवर जो है ना आपका वेस्ट फॉलोइंग है मेनली। नर्मदा पहला, नर्मदा दूसरा, तापी, बाकी जो है ना आपका ईस्ट फॉलोइंग है। नर्मदा तापी वेस्ट, बाकी ईस्ट, ठीक है। आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27 कहता है इन विच सिटी हेड ऑफिस ऑफ द
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। ठीक है, ये सवाल इकोनॉमिक्स का है। ये आपसे जानना चाह रहा है कि IRDA जो है उसका हेडक्वार्टर कहां है, मतलब हेड ऑफिस बोले तो हेडक्वार्टर कहां है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है हमारा, हैदराबाद। मैं फिर से कहते जा रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर और उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको एकदम याद होना चाहिए। उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं, उसमें कोई लॉजिक काम नहीं आता। उसका जो फैक्ट्स है वो आपको पूरा याद होना चाहिए, तभी जाके आप आंसर सही करके आ पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। मुझे लगता है ये इकोनॉमिक्स का लास्ट सवाल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड। इनमें से कौन सा सही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि आर्थिक विकास के लिए ये जो हमारे पास ऑप्शंस है उनमें से कौन सही है, मतलब सत्य है, ट्रू है। तो पहले ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या रहा है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। सत्य है, एकदम सही बात है। किसी भी कंट्री को आर्थिक विकास के लिए क्या चाहिए होता है, देश के लिए सस्ता और किफायती ऋण बोले तो लोन। अगर किसी भी कंट्री में इजिली लोन, मतलब कि कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो लोन ज्यादा लोग लेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। बिजनेस को बढ़ाएंगे तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो मतलब कि कंट्री का वेल्थ बढ़ेगा और वेल्थ के साथ साथ कंट्री का GDP भी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। आते दूसरे ऑप्शन की तरफ। यह आवश्यक है कि बैंक और सहकारी समितियां विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेतृत्व को बढ़ाएं ताकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल करेक्ट, ये भी ऑप्शन क्या हमारा सही है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा जो भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में वो अधिक से अधिक लोगों तक रीच हो और इजिली लोन प्रोवाइड हो, इजिली सब कुछ उनका हो जाए बैंक में जाने पे, ताकि उनको बाकी जगह जाके पैसों के लिए भटकना ना पड़े। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ऑप्शन ए भी करेक्ट था और ऑप्शन बी भी करेक्ट था। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी कहता है फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीडेड द एक्सपैंड एवरीवन शुड रिसीव देम। वही बात है, सही है। फॉर्मल सेक्टर का हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। किसके लिए, तो लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वन है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल हर किसी को चाहिए लाइफ इंप्रूव, इसलिए आर्थिक विकास के लिए इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस ऑप्शन में लगभग सारे ऑप्शंस क्या थे हमारे, सही थे। तो हमारा इसका आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बीपीएससी आजकल ई ऑप्शन इसलिए देता है कि जब भी दो या दो से अधिक सही हो तो आपको ई टिक करके आना है। तो इसका आंसर क्या होता है, ई। ठीक है, आप देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ओ ठीक है, कहने का मतलब है कि हमारा इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है और कि जितना जल्दी इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे और उनका हेल्प हो सके। फिलहाल आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैंने कवर करा दिया, इकोनॉमिक्स को भी साथ में लेकर चला और बीपीएससी में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैं बताता चला। अब आपका काम क्या है कि मैंने जो जो थीम पकड़ के क्वेश्चंस कराया उन थीम को रिवाइज करना है, उन फैक्ट्स को दिमाग में एकदम याद कर लेना है और उसके बाद एग्जाम में जाना है। ठीक है, ताकि आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। मैं फिर आता हूं अगले वीडियो में, थोड़ा इंतजार कीजिए और जम के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना से जितना तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।